क्लास है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कि पिछले क्लास में हमने तरल के प्रवाह के आधार पर आपको 3 सूत्र बताए थे। एक ए बराबर माइनस ईटा इंटू ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, जो न्यूटन के श्यान सूत्र था, श्यानता का न्यूटन सूत्र था। दूसरा जो स्टोक्स सूत्र था, ए बराबर कितना 6 पाई आर भी ईटा, ठीक है। और उसी के आधार पर एक रिलेशन आया, ईटा बराबर कितना 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन भी, और या भी बराबर 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। तो इससे संबंध क्या मिला? इससे संबंध मिला भी समानुपाती आर स्क्वायर। जब भी समानुपाती आर स्क्वायर हुआ तब सीमांत वेग जो होता, बड़ा इंपॉर्टेंट संबंध है। सीमांत वेग जो होता है लघु गोले के त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, समझ गए। उसी के आधार पर एक प्रश्न है, एक वर्षा की बूंद का सीमांत वेग 2 मीटर पर सेकेंड है। यदि 8 बूंदों को मिला दिया जाए तब सीमांत वेग क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में आप याद रखिए, एक चीज नियत होता है और वह आयतन। आयतन जो होता है नियत होता है। जब आयतन नियत होता है तो कैपिटल आर बराबर कितना हुआ? कैपिटल आर बराबर n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, और कैपिटल आर बराबर 8, n का मान 8 है, 8 का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर बराबर 2r। और v प्रोपोर्शनल क्या होता है? आर स्क्वायर। तब v1 अपॉन v बराबर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल आर कितना है? 2r अपॉन आर द होल स्क्वायर। और v1 बराबर कितना? v1 बराबर हो गया 4v। v1 बराबर 4v, 4 इंटू 2 बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। दूसरा प्रश्न है, 2 बूंदों का द्रव्यमान, 2 बूंदों का द्रव्यमान m तथा 8m है, एवं सीमांत वेग v तथा n भी है। n का मान ज्ञात करें, n का मान ज्ञात करें, ठीक है। n का मान ज्ञात करें। यहां पर देखिए, पहले रेडियस निकालना होगा। द्रव्यमान दिया है कितना? m और 8m। m/8m बराबर 4/3 पाई r1 क्यू इंटू रो, 4/3 पाई r2 क्यू इंटू रो, r1 क्यू अपॉन r2 क्यू 1/8, या r1/r2 बराबर 1/2 होगा। v1 अपॉन v2 r1 अपॉन r2 का द होल स्क्वायर बराबर v अपॉन n भी, या 1/n इक्वल टू 1/2 का द होल स्क्वायर 1/4 हो गया। आंसर कितना आ गया? n का मान 4। यहां जो उत्तर आया इसमें n का मान पूछा जा रहा था, तो n का मान कितना आ गया? 4, समझ गए। अब देखिए,
ये जो जितने हम सूत्र बताए वह श्यान द्रव्य का था। अब अश्यान द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो अश्यान द्रव्य में एक पहले कंसेप्ट समझिए, धारा रेखीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह, जिसको इंग्लिश में स्ट्रीमलाइन मोशन एवं टर्बुलेंट मोशन कहते हैं। तो मान लीजिए कोई द्रव्य प्रवाहित होता है, एक द्रव्य जो है नियत वेग से प्रवाहित होता है। जब नियत वेग से प्रवाहित होता है और यहाँ पर उसका हर कण, द्रव्य का हर कण जो है अपने अगले वाले कण के पथ का अनुसरण करता है, तब इस प्रकार की प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। तब इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। समझ गए? जिसको स्ट्रीमलाइन मोशन कहा जाता है। जब धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है तो धारा रेखीय प्रवाह यहां पर जो है आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वेग में परिवर्तन होगा। धारा रेखीय प्रवाह चल रहा है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वेग में परिवर्तन होगा। और जब वेग में परिवर्तन होगा तब आपका वेग नियत नहीं रहेगा, वेग नियत नहीं रहेगा एवं पथ जो है जिग जैग पाथ हो जाएगा, एवं पथ जो है जिग जैग पथ हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा पथ हो जाएगा। तो इस प्रवाह को हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। समझ गए? इस प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तो ध्यान रखिए, धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, धारा रेखीय प्रवाह कहीं ना कहीं, कभी ना कभी विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है, विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। तब से ध्यान से सुनिए, यहाँ पर धारा रेखीय प्रवाह है और किसी अंतराल में वो विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है, तो उसके पहले एक बिंदु आएगा, वो एक सीमा आएगा, एक लिमिट आएगा। उस लिमिट के पहले धारा रेखीय प्रवाह है, उस लिमिट के बाद विक्षुब्ध प्रवाह है। तब उस लिमिट में जो वेग होगा उसको चरम वेग कहते हैं। तब उस लिमिट में जो वेग होगा उसे चरम वेग कहते हैं। तब क्या कहिएगा? यहां पर धारा रेखीय प्रवाह के सीमांत वेग को, धारा रेखीय प्रवाह के लिमिट, मतलब यहां पर जो लिमिट वेग होगा लास्ट में, वो क्या हुआ? चरम वेग। क्रिटिकल वेलोसिटी, इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, चरम वेग। दूसरे शब्दों में क्या कहिएगा कि चरम वेग जो है, चरम वेग वह वेग है, चरम वेग वह वेग है जो धारा रेखीय प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित कर देता है। यहां पर चरम वेग वह वेग है, चरम वेग वह वेग है जो धारा रेखीय प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित कर देता है। इस चरम वेग के बारे में रेनॉल्ड ने कंसेप्ट, प्रायोगिक रूप से एक कंसेप्ट निकाला था। चरम वेग VC बराबर K ईटा अपॉन रो इंटू R। ठीक है? चरम वेग के बारे में रेनॉल्ड ने प्रायोगिक रूप से एक सूत्र निकाला था, VC बराबर K ईटा अपॉन रो इंटू R, जहां ईटा जो है श्यानता गुणांक है। मतलब चरम वेग जो होता है तरल के श्यानता गुणांक के समानुपाती होता है, घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस नली से फ्लो कर रहा है, जिस नली से प्रवाहित हो रहा है, उसके त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के को क्या कहते हैं? के को रेनॉल्ड नंबर कहते हैं, रेनॉल्ड संख्या। के को रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। समझ गए? और संकीर्ण नली के लिए, संकीर्ण नली के लिए के का मान 1000 होता है। संकीर्ण नली के लिए के का मान 1000 होता है। अब देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। अब जो बताएंगे दो बातें वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ध्यान से सुनिए। यहां पर जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सततता का सिद्धांत, सततता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? यदि असंपीडित एवं अश्यान द्रव्य, नॉन विस्कस लिक्विड के लिए है सिद्धांत, यदि असंपीडित एवं अश्यान द्रव्य
किसी नली के द्वारा जो असमान अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल की नली है, असमान अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल की नली है में धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है, तब प्रत्येक बिंदु पर द्रव्य का वेग और अनुप्रस्थकार के क्षेत्रफल का गुणनफल नियत होता है। ये सततता का सिद्धांत किसको कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी किसे कहते हैं? यदि, फिर से सुन लीजिए, यह सिद्धांत बतलाता है कि यदि असंपीडित एवं अश्यान द्रव्य किसी असमान अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल के नली के द्वारा प्रवाहित होता है, तब प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल एवं द्रव्य के वेग का गुणनफल नियत होता है। इसे सततता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल ए है, वेग बी है, तो ए भी इक्वल टू कितना हो गया? ए भी इक्वल टू नियत। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ए भी इक्वल टू नियत। ए प्रोपोर्शनल कितना हुआ? 1/v। ध्यान रखिए, धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए। ए प्रोपोर्शनल कितना हुआ? 1/v। इसका मतलब क्या हुआ? जहां अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल अधिक होगा वहां वेग का मान कम होगा, जहां अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल कम है वहां वेग का मान अधिक होगा। इसी को दो बिंदु के लिए लेंगे तो a1v1 बराबर a2v2। जब दो बिंदु के लिए लेंगे तब a1v1 बराबर a2v2, या पाई r1v1 बराबर पाई r2v2, पाई r1v1 बराबर पाई r2v2। अगर क्रॉस सेक्शन रेडियस दिया है तब इसको क्या लिख सकते हैं? r1v1 r1² बराबर r2² v2, r1² बराबर r2² v2। यदि अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल दिया है, यदि अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल दिया है तो ए लीजिएगा, a1v1 बराबर a2v2, और दूसरा क्या लीजिएगा? अगर रेडियस दिया है तो r1² v1 प्लस r2² v2, r1² v1 इक्वल टू कितना? बराबर r2² v2। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर दो बिंदु का अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल या दो बिंदु का त्रिज्या मालूम है, एक बिंदु का वेग मालूम है, तो दूसरे बिंदु का वेग निकाला जा सकता है। समझ गए? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसको बर्नौली प्रमेय कहते हैं। बर्नौली प्रमेय एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसको बर्नौली प्रमेय कहते हैं, बर्नौली थ्योरम कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार यदि असंपीडित एवं अश्यान तरल, यदि असंपीडित एवं अश्यान तरल एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है, तब प्रत्येक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन कुल ऊर्जा का योग नियत होता है। बर्नौली ने यही नियम दिया, यही प्रमेय दिया। इस प्रमेय के अनुसार क्या कहा? इस प्रमेय के अनुसार यदि असंपीडित अश्यान तरल एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित होता है, तब पथ में किसी बिंदु पर, पथ के किसी बिंदु पर कुल प्रति एकांक आयतन कुल ऊर्जा का योग नियत होता है। कुल ऊर्जा का योग प्रति एकांक आयतन जो होगा, प्रति एकांक दाब ऊर्जा, प्रति एकांक गतिज ऊर्जा तथा प्रति एकांक स्थितिज ऊर्जा, तीनों का योग जो होगा वो नियत होगा। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी नली से कोई द्रव्य फ्लो कर रहा है, उसका अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल ए है, उसका अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल ए है,
और P प्रेशर लग रहा है, वहां फोर्स नहीं लगेगा, P प्रेशर लग रहा है तथा L दूरी तय कर रहा है। कितना दूरी तय कर रहा है? L दूरी। तब दाब ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा? दाब ऊर्जा बराबर होगा PAL। समझ गए? दाब ऊर्जा बराबर होगा PAL। PA क्या हो गया? फोर्स, और L क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो PAL क्या हो गया? PAL दाब ऊर्जा हुआ। एवं तथा प्रति एकांक आयतन दाब ऊर्जा बराबर PAL अपॉन AL। PAL अपॉन AL बराबर कितना हुआ? P। समझ गए? बराबर P। तो याद रखिएगा, प्रति एकांक आयतन दाब ऊर्जा P के बराबर होता है। प्रति एकांक आयतन दाब ऊर्जा P के बराबर होता है। तब आपका हमने क्या कहा? प्रति एकांक दाब ऊर्जा कोमा प्रति एकांक गतिज ऊर्जा तथा प्रति एकांक स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। तो प्रति एकांक दाब ऊर्जा कितना होगा? P प्लस प्रति एकांक गतिज ऊर्जा 1/2 ρ v स्क्वायर होगा। मास में द्रव्यमान में आयतन से डिवाइड कीजिएगा, घनत्व तो मिल जाएगा। P प्लस 1/2 ρ v स्क्वायर प्लस ρ g h बराबर कितना? नियत। ठीक है, एक आपको इक्वेशन आ गया। इक्वेशन क्या है? P प्लस 1/2 ρ v स्क्वायर, P प्लस 1/2 ρ v स्क्वायर प्लस ρ g h बराबर नियत। इस समीकरण को बर्नौली का समीकरण भी कहते हैं। इस समीकरण को बर्नौली का समीकरण भी कहते हैं। ये तरल प्रवाह के लिए ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। यह तरल प्रवाह के लिए ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। समझ गए? दो बिंदु के लिए लीजिएगा तो P1 प्लस 1/2 ρ v1 स्क्वायर प्लस ρ g h1 बराबर P2 प्लस 1/2 ρ v2 स्क्वायर प्लस ρ g h2। ठीक है, क्षैतिज सतह के लिए H1 बराबर कितना होगा? H2। क्षैतिज सतह के लिए H1 बराबर H2। P1 प्लस 1/2 ρ v1 स्क्वायर, P1 प्लस 1/2 ρ v1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस 1/2 ρ v2 स्क्वायर। ठीक है, P1 प्लस 1/2 ρ v1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस 1/2 ρ v2 स्क्वायर, या P1 माइनस P2 बराबर 1/2 ρ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, P1 माइनस P2 बराबर कितना? P1 माइनस P2 बराबर 1/2 ρ, P1 माइनस P2 बराबर 1/2 ρ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इस सबसे महत्वपूर्ण सूत्र निकल गया। ये क्या शो करता है कि अचानक अगर प्रेशर डिक्रीज करता है तो वेग क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बर्नौली के सिद्धांत पर बहुत कुछ बना है। स्प्रे मशीन, पेंट स्प्रे, इंजेक्शन, इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर जैसे क्रिकेट में स्पिन जो कराते हैं, स्पिनर जो होता है, जो क्रिकेट में जो स्पिन कराता है, बॉल को स्पिन कराता है, जो स्पिनर होता है, वहां भी बर्नौली के नियम लागू होता है। वहां भी बर्नौली का नियम लागू होता है। बात को ध्यान रखिए। जिसे मैग्नस प्रभाव कहते हैं, स्पिनिंग ऑफ बॉल को कहते हैं मैग्नस प्रभाव। समझ गए? स्पिनिंग ऑफ बॉल को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। और यहां पर जो है ये बर्नौली के सिद्धांत पर बना हुआ है। समझे? बर्नौली के सिद्धांत बना है। बहुत से उपयोग एयरक्राफ्ट, अगर एयरप्लेन उड़ रहा है तो रनवे पर जो दौड़ा कर फिर तुरंत उड़ जाता है, वहां भी एक बैक प्रेशर डिक्रीज किया और वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज कर गया।
तो ये सब उदाहरण जो हुआ ये सब आपके सामने बरनौली का हुआ। लेकिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बहिस्राव वेग, जिसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। बहिस्राव वेग, बहिस्राव वेग में क्या होता है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हौज है, उसमें लिक्विड रखा हुआ है, कहां पर उसमें छिद्र किया जाए कि लिक्विड कितना दूर पर गिरेगा, वो बहिस्राव वेग। यहां पर जो है आपको बरनौली के सिद्धांत बना है, और जो बनाया उसे टोर्सली ने बनाया, टूरुसली, इसलिए इसको टोर्सली का नियम कहते हैं। टोर्सली का नियम कोई नियम नहीं है, बहिस्राव वेग का मान ज्ञात किया, समझ गए। तो मान लीजिए कि रेफरेंस पॉइंट बी है और ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, एच है। तब कुल ऊर्जा यहां पर क्या होगा, प्रति एकांक आयतन कुल ऊर्जा कहां पर, ए पर, बराबर प्रति एकांक आयतन कुल ऊर्जा ए पर बराबर प्रति एकांक आयतन कुल ऊर्जा बी पर, समझ गए। तो यहां पर क्या होगा, दाब प्रति एकांक आयतन दाब ऊर्जा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी नॉट 1/2 रो वी स्क्वायर 0, और यहां पर क्या हो जाएगा रो जी एच बराबर बी पर क्या होगा, बी पर पी नॉट प्लस लिक्विड फ्लो कर रहा है तो कितना हो जाएगा 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस 0, पी नॉट कैंसिल, और रो जी एच बराबर 1/2 रो वी स्क्वायर, रो कैंसिल, और v बराबर कितना हुआ √2gh, ठीक है। v बराबर हो गया √2gh। बहिस्राव वेग का मान जो होगा, बहिस्राव वेग का मान वह होगा √2gh, समझ गए। बहिस्राव वेग का मान जो होगा वो होगा √2gh। या मुक्त रूप से गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग के बराबर होता है। यह गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग के बराबर होता है, ठीक है। यह गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग के बराबर होता है। तो ये बात को ध्यान रखिए, बहिस्राव वेग v बराबर कितना हुआ √2gh। बहिस्राव वेग √2gh। अब देखिए जितना टाइम लगेगा गिरने में, तो टाइम लगेगा तो t बराबर कितना होगा √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई जी होगा। स्मॉल t बराबर कितना √ कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई जी, ठीक है। यहां पर अगर परास निकाला जाए, द्रव्य का परास निकाला जाए तो होगा S बराबर VT। तो R बराबर कितना हो गया √2gh जो बहिस्राव वेग हुआ इंटू √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई जी। तब R का मान कितना हो जाएगा 2 √h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। परास निकल गया, समझ गए। परास निकल गया, द्रव्य का परास क्या होगा, कैपिटल R इजकल टू 2 √h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, समझ गए। ये परास हो गया, द्रव्य का परास निकल गया, समझ गए। ये बात को ध्यान रखिएगा। तब यहां पर जो है ये जितने सूत्र आपको जो बताए गए वो अश्यान द्रव्य के लिए है। अश्यान द्रव्य मतलब असंपीडित द्रव्य के लिए है, ये बात को ध्यान रखिए। देखिए विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्षिक घनत्व एक बीमाहीन और यहां पर जो है मात्रकहीन राशि होता है। वो किसके बराबर होता है, पदार्थ का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, दोनों का अनुपात होता है। पदार्थ का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, समझ गए।
तो अगर सीजीएस सिस्टम में है, सीजीएस पद्धति में है, तो सिल्वर का, एल्युमिनियम का, कोई द्रव्य का अगर विशिष्ट गुरुत्व दिया है, मतलब सापेक्षिक घनत्व दिया है, तब वही उसका घनत्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व सीजीएस में क्या होता है? 1 होता है। आप याद रखिए, सापेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व जो बराबर होता है वो पदार्थ का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। तो सीजीएस सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएस सिस्टम में जल का घनत्व जो होता है 1 होता है, तो सीधे वो बात आपको निकल गई। बात समझ गए? दूसरी बात, तैरने का किसी द्रव्य के सतह पर द्रव्य के सतह पर कोई पिंड तैर रही है, उसके लिए W बराबर W डैश, W बराबर W डैश मतलब पिंड का भार बराबर पिंड के भार के बराबर जल विस्थापित जो होता है। W बराबर W डैश, पिंड का भार बराबर पिंड के भार के बराबर जो द्रव्य विस्थापित होता है, W बराबर W डैश। कहीं भी तैरने के लिए कंडीशन लिखा रहे, कहीं भी तैरने के लिए कंडीशन लिखा रहे, तो आप याद रखिएगा W बराबर कितना होता है? W डैश, W बराबर W डैश। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। धन्यवाद।